हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो लास्ट यूनिट है, कंटेम्प्रेरी इशू एंड एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 5 ही बचा था और यूनिट नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, और आपकी बुक में ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा सा है और आप टॉपिक भी देखेंगे तो मतलब 5-6 टॉपिक दे रखे हैं और उसके अंदर भी बस डेफिनेशन वगैरह, कर्व वगैरह और एक दो की अजम्पशंस दे रखे हैं। वो मैं सारा कवर अप करूंगी जो जो आपका मेन है। ठीक है, और ग्राफ वगैरह भी आप लोगों को इसके साथ साथ मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, BECC 10 कोड है या फिर कोई भी है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और जो ड्यूक वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स के पेपर के लिए मैंने वन शॉट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया और जो आपके कोर सब्जेक्ट है लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और इनकम टैक्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत पहले ही दे दिए थे जो कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वही करके जाने हैं, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, एक दिन में तैयारी करते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको इनकम टैक्स का वन शॉट दे दूंगी, वो मैंने दे दिया और वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो न्यू टैक्स स्लैब आया उसी के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स करवाए गए हैं, पुराना कुछ भी नहीं है। तो डाउट में मत रहना किसी भी तरह के कि हाँ भाई न्यू टैक्स के हिसाब से नहीं है या पुराने के हिसाब से है। तो वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराया गया है, आप आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज की इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर लाइन टू लाइन सिर्फ काम का लिखा हुआ है और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर कर्व और शेड्यूल दोनों मिलेंगे। ठीक है, कर तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपको एक टॉपिक का कर्व किस तरीके से बनाना है और पेपर में बनाना मैंडेटरी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी इशू एंड एप्लीकेशन का जो चैप्टर है, इसमें दो टॉपिक मैंने थोड़े से ऐड ऑन किए हैं। पहले प्राइस सीलिंग का किया है और प्राइस फ्लोर का किया है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे, स्टिल ये यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्राइस सीलिंग का। प्राइस सीलिंग क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन होता है ये। यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली वो एक प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है कि आपको इतने मैक्सिमम प्राइस है ये आपका। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम के नाम से जानते हैं कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो सेट कर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा जो है वो बायर से चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि फिर मैं आपको ना एक छोटे से ट्रिक बताऊंगी कि अगर आप पेपर में भूल भी जाओ तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग यानी कि प्राइस सीलिंग, प्राइस किसी भी चीज का प्राइस हो सकता है, लाइक पेन है या फिर वीट है या किसी भी तरह के जो प्राइसेस होते हैं, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी गुड का। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्राइस होता है, प्राइस सीलिंग हमें ये समझाता है कि आपका जो मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। लेट सपोज कि अगर गेहूं का प्राइस सरकार ने फिक्स कर दिया कि आप 50 रुपए से ज्यादा 1 किलो का चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सच में आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम इतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में सोचा गया? यहाँ पे किसके बारे में सोचा गया? बायर के बारे में सोचा गया। लेकिन सेलर बेचारा यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा में आ जाता है। एक डेफिनेशन भी लिखी है, प्राइस सीलिंग इज द लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बाय इंश्योरिंग दैट प्राइस डू नॉट बिकम टू हाई, कि प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा तो बेचारा बायर तो कहाँ जाएगा। ठीक है, गेहूं तो मतलब ये जरूरी है, खाना है। ठीक है, अपना जीवन चलाना है। लेट सपोज मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया जो कि उसके काम भी आता है। तो बेसिकली इसी तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा आगे उसके अंदर ये इसी तरीके से होगा कि कोई भी चीज है, लेट सपोज अगर हम रेंट के बारे में पढ़ेंगे या किसी गुड्स के बारे में पढ़ेंगे या किसी सर्विस के बारे में पढ़ेंगे तो एक मैक्सिमम लिमिट, जब एक मैक्सिमम प्राइस जब सेट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग का नाम देते हैं। आई होप आपको क्लियर है। और इसके अंदर जो है बायर के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, सेलर बेचारा नाराज हो जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे सेलर के बारे में भी जो है बोला गया है कि बायर से इतना ज्यादा नहीं लूटना। लेट सपोज मैंने अभी वीट का जो प्राइस 50 रुपए के हिसाब से बताया, तो वो बोलता है कि अगर वो वीट का जो प्राइस था वो पहले 100 रुपए था तो वो 100 रुपए पे बेच रहा था, तो बोलता है कि नहीं भाई तुम 50 रुपए से ज्यादा जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको 50 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं करना है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स को बोलती है कि आप 50 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, इतना ज्यादा लूटना नहीं है कंज्यूमर को। ठीक है, तो वो बेचारा नाराज हो जाता है। स्टिल यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कब आता है? कि वो क्या करता है, सामान को बेचता नहीं है, अपने पास ही रखे रहता है। ठीक है, क्यों रखता है? जब ज्यादा दिक्कत आएगी, यानी कि जब कोई ब्लैक मार्केटिंग तब यूज होता है कि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा, जब उसको बिल्कुल कहीं से नहीं मिलेगा तो वो ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि वो 50 वाली चीज फिर वो 70 में 80 में ले लेता है, तो सब ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, बस एक छोटा सा बता दिया मैंने। और ये इसका कर्व है, लाइक ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो जहां पे आप लोगों को पता ही है प्राइस कैसे फिक्स होता है, ये हम ऑलरेडी
स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है और उसी पॉइंट पे हमारा प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 100 और 50 का या 200 या 100 रुपए कितने की भी प्राइस की बात कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर आपका प्राइस यहाँ कम हुआ है, जब सरकार ने आपका मैक्सिमम प्राइस यहाँ फिक्स कर ही दिया है, तो आपकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। डिमांड कब बढ़ गई? क्योंकि आपका प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई भी कम हो गई, ठीक है। और आपको पता ही है ऑलरेडी प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है और डिमांड और सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। अब भाई प्राइस तो कम हो गया, आपको पता है 100 रुपए वाली चीज जो है गेहूं का प्राइस अब 50 रुपए हो गया। अब यही वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो कंज्यूमर तो बेचारा खुश हो गया, बायर तो खुश हो गया, तो उसने डिमांड बढ़ा दी, लेकिन सेलर तो खुश नहीं हुआ, उसने अपनी सप्लाई यहाँ पे कम कर दी। वो सोच रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन जो ये वाला केस है, इस केस में हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे शॉर्टेज का केस बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे शेड किया है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइस फ्लोर। क्या होता है भाई? तो आपको भाई याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगी। प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। गवर्नमेंट यूज दिस टेक्निक टू एंश्योर दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट फॉल बिलो अ लेवल दैट वुड थ्रेटन द फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि सेलर। यानी कि अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया गया, इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो सरकार अब जो है वो क्या बोलती है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे बायर है, ठीक है। अब कोई चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी, ठीक है। अब जो है सरकार ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम पे तो बेचना ही नहीं है। अब यहाँ पे मिनिमम प्राइस सपोर्ट फिक्स कर दिया गया है कि 100 रुपए वाली चीज अगर मान लो 20 रुपए की हो गई, तो 20 रुपए एक मिनिमम प्राइस सेट हो गया और सरकार ने फिट किया, मतलब फिक्स किया कि 20 रुपए से कम तो बेचना ही नहीं है, इतना तो लेना ही लेना है। तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट है, उन्होंने किसके बारे में सोचा? सेलर के बारे में सोचा। अब आपको क्या याद रखना है कि जब वो बात करेगा प्राइस सीलिंग की, तो आप इसको याद रखेंगे बायर से, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बायर की हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्राइस सीलिंग, पीसी। पीसी की जब बात होगी तो याद रखना है आपको बायर से, यानी कि बी से याद रखना है। और जब आपकी प्राइस फ्लोर की बात, पीएफ की बात होगी, तो यानी कि आपको सेलर से याद रखना है। अगर आप ये छोटा सा कोड याद रखोगे ना, तो आपको डेफिनेशन अपने आप दिमाग में आ जाएगी, बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि पीएफ यानी कि प्राइस फ्लोर है, तो दैट मीन्स वो क्या है? आप लोगों का सेलर के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर 20 रुपए या 50 रुपए फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने कि भाई इससे कम तो बेचना ही नहीं है, तो यहाँ पे बेचारा क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आएगा वो समझो। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि आपका जो प्राइजेस है ना, वो तो फिक्स हो गए। तो इस केस में क्या होता है? सेलर खुश हो जाता है कि अब तो चलो इतना प्राइस तो हम चार्ज करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने तय कर दिया। तो यानी इस केस में क्या होता है कि आपकी प्राइजेस जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। यानी कि अब बोला गया कि प्राइस इतना तो लेना है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। अब यहाँ पे बेचारा बायर जो है वो थोड़ा सा दुविधा में आ जाता है और थोड़ा सा उसको बुरा फील होता है कि नहीं भाई, इतना तो प्राइस फिक्स हो चुका है, इससे कम पे तो अब सामान मिलेगा नहीं। तो यानी कि डिमांड कम, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। और प्राइस जब बढ़ा था तो सप्लायर खुश था, तो उसने सप्लाई बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया था आपका सरप्लस का, कि सरप्लस तभी होता है जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है और आपकी डिमांड कम होती है, और प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? प्राइस फ्लोर यूज कब होता है? लाइक बफर जो स्टॉक आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बताती हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बोलती है कि अगर ये प्राइस इतना फिक्स हो गया, कोई लेता है तो ले। लेट सपोज कोई, मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर राइस का। अब मान लो सरकार ने यहाँ पे चावल का प्राइस जो है 60 रुपए के हिसाब से फिक्स कर दिया, ठीक है, कि 60 रुपए से कम नहीं बेचना। तो यहाँ पे जो 60 रुपए आया है, ठीक है, तो दैट मीन्स सरकार बोलती है कि 60 रुपए से कम प्रोड्यूसर को नहीं बेचना, इससे कम बिल्कुल नहीं बेचना, चाहे आप हमें दे देना, लेकिन 60 से कम मत बेचना। तो यानी कि सप्लायर तो खुश है, ठीक है। तो ये जो 60 रुपए हैं, तो ये इमरजेंसी में यूज होता है, जैसे कि फ्लड हो गई, लैंडस्लाइड हो गया। तो ये सारी जब इमरजेंसीज आ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोलती है हमें दे देना, हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसी को देखते हुए ही वो गवर्नमेंट कैन इवन एक्सपोर्ट दे सरप्लस, और इसी का फायदा उठाते हुए वो एक्सपोर्ट भी कर देती है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आया हमारा रेंट कंट्रोल का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि
इन चीज को आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट जो आ रहे थे वो मैंने पहले ही समझा दिए। रेंट कंट्रोल क्या होता है, तो आपको समझना है, रेंट कंट्रोल टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशन दैट लिमिट द अमाउंट लैंडलॉर्ड्स कैन चेंज फॉर रेंटिंग आउट residential properties. These policies are typically implemented in market where housing costs are high relative to income, and they aim to provide affordable housing option for low and middle income tenants. देखो भाई डेफिनेशन बड़ी लग सकती है, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर आप लिख पाओगे इसको। देखो रेंट कंट्रोल, भाई नाम से समझो भाई रेंट कंट्रोल एक्चुअल में है क्या। तो देखो रेंट, किसी भी चीज का रेंट, जब आप कोई अपनी जगह किसी को, किराएदार को यूज करने के लिए देते हो, चाहे रहने के लिए है, ठीक है, तो इसी तरीके से रहने के लिए या फिर किसी काम के पर्पस के लिए, तो आप उसको रेंट जो है उससे चार्ज करते हो। तो रेंट कंट्रोल भी हमारा एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो कि रेंट कंट्रोल है, जिसके अंदर लिमिट जो होती है वो सेट होती है। दिस पॉलिसी आर टिपिकली इंप्लीमेंटेड इन द मार्केट वेयर हाउसिंग कॉस्ट आर हाई, यानी कि आपकी जो हाउसिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और आपकी इनकम थोड़ी कम होती है। तो इस केस में बोला गया है कि आपका रेंट कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि आपको जो है एक मिनिमम जो होता है, देखो यहाँ लिखा भी है, लिमिट सेट कर दी गई है कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। और ये किसके मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जो रेंट कंट्रोल है वो बनाया गया है कि भाई जो लो और मिडिल इनकम वाले जो किराएदार होते हैं वो अफोर्ड कर सके। भाई अगर हम अपना रेंट ज्यादा रख देंगे तो वो बेचारा रहेगा कहाँ। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को बताते हुए मैं थोड़ा सा इसको जो है, अभी आपको क्लियर होगा, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो यानी कि लो और मिडिल इनकम टेनांट्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ताकि वो भी आराम से रह सके और उस कॉस्ट को बियर कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स बताए गए हैं रेंट कंट्रोल के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पूछे, फीचर, नेचर पूछे तो आप ये आराम से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग आता है, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो मैंने अभी समझाया। प्राइस सीलिंग क्या है, मैक्सिमम रेंट चार्ज, कि आप जो है मैक्सिमम रेंट जो है उससे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा आप जो है चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। मैक्सिमम रेंट की जो लिमिट है वो सेट कर दी गई है। टेनांट प्रोटेक्शन, यानी कि टेनांट्स, यानी कि एक तरीके से इस रेंट कंट्रोल के अंदर ये गवर्नमेंट ने ये इसीलिए बनाया है ताकि जो किराएदार है उसको एक प्रोटेक्शन मिल सके। लिमिट सेट कर दिया है कि भाई ज्यादा रेंट चार्ज नहीं करना, अगर ज्यादा करोगे तो बेचारा कहाँ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, कि इतना हो कि वो अफोर्ड कर सके, और हाई हाउसिंग कॉस्ट का जो एरिया होता है ताकि वो चीजों को अफोर्ड कर सके, आराम से उस किराए को अफोर्ड कर सके। लास्ट है सोशल इक्विटी, इसमें क्या होता है, सोसाइटी के बारे में सोचा गया है, समाज में लोग रहते हैं उन्हीं लोगों के बारे में ही सोचा गया, और वही लोग जो मिडिल और जो आपके लो क्लास लोग होते हैं उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। आई होप आपको क्लियर है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर, जो आता है मिनिमम वेजेस का। अब ये नाम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मिनिमम वेजेस, नाम से समझ में आ रहा है, मिनिमम कम से कम दिहाड़ी, तो रेफर्स टू द लोएस्ट वेज रेट दैट एम्प्लॉयर आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे द एम्प्लॉयज फॉर वर्क परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड और इंडस्ट्री। यानी कि आप ये सोचो कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है जो कि मिनिमम वेज का है। मिनिमम वेज क्या कहता है, मिनिमम वेज कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस यानी मिनिमम दिहाड़ी तो देनी ही पड़ेगी उसको, ताकि वो जो एम्प्लॉय है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए, नीचे ना आए। ये कॉन्सेप्ट कौन समझाता है, मिनिमम वेजेस समझाता है कि मिनिमम वेजेस जो है वो आपका सेंट्रल स्टेट के एम्प्लॉयज वगैरह हैं या फिर जितने भी, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली मिनिमम वेजेस आप समझ गए होगे कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ धोखाधड़ी ना करे, कि ये ना हो कि वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर पे काम करवा के और उसको जो है मिनिमम दिहाड़ी भी ना दे, और इतनी नहीं मिलेगी तो बेचारा खाएगा कहाँ से। तो इस इंसान के बारे में सोचते हुए ये, यानी कि एम्प्लॉय के बारे में सोचते हुए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, जैसे कि वो आर्ली, मिनिमम, डेली वेजेस या मंथली के बेसिस पे उसको प्रॉपर मिनिमम इतनी दिहाड़ी तो मिले ताकि उसका गुजारा चल सके, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है मिनिमम वेजेस का, तो सबसे पहला आता है लेबर मार्केट स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक्सप्लोटेशन होती है वो उसको रोका जा सके, ठीक है। दूसरा आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फेयर शेयर जो है, यानी कि जो चीज का प्रॉपर एक प्राइस होना चाहिए, फेयर वैल्यू, फेयर शेयर होना चाहिए, वो उसको रिसीव हो पाए, उससे कम ना हो, यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही लेवल पे होना ही चाहिए। पावर्टी एलिवेशन में है कि भाई उसको इतना तो मिलना चाहिए कि वो गरीबी रेखा के ऊपर आए, ना कि नीचे आए। अगर वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा तो फिर क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं मिनिमम वेजेस का वो कहाँ से वैलिड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, तो देखो नाम से भी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट।
अब ये क्या समझाता है, देखो इसकी पहले डेफिनेशन को ना हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एक्सप्लेन हाउ एन इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द वेज रेट एज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। भाई जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे बात आ गई है सप्लाई की, और सप्लाई चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई की बात हो रही है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे इंडिविजुअल एक जो सप्लायर है उसके बारे में बात हो रही है कि एक जो सप्लायर है यानी सप्लाई ऑफ कर्व ऑफ लेबर, यानी कि मैं ये बोलूं कि एक इंडिविजुअल जो काम करता है, जितने भी घंटे वो काम करता है, तो भाई जितने घंटे वो काम करेगा, ठीक है, अगर उसकी वेज रेट चेंज हो जाती है तो उसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया, उसी को हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बोलेंगे। और मैंने तो बेसिकली मैंने ना इसका यहाँ कर्व भी बनाया, ठीक है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे आपका इनकम इफेक्ट है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। पहले ना मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते क्या है, ताकि आपको ये जो कर्व है वो इजीली समझ आए, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को जो है अभी समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसके यहाँ पर जो है लिखे हैं, जो कि ये रहे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अपवर्ड स्लोपिंग, यानी जो इसका कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ठीक है। तो भाई देखो जाहिर सी बात है, वेज रेट जब ज्यादा होती है तो वर्किंग आवर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि बंदे के मन में जो है वो लालच आने लगता है कि वेज रेट बढ़ रही है, ठीक है, तो अपने घंटे बढ़ा दो। जितने घंटे बढ़ाएंगे उसके मन में लालच आएगा कि भाई पैसे भी मेरे ज्यादा बनेंगे। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ही ये एक्चुअल में होता है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट वैसे तो एक्चुअल में इसको मैं बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ पिछले चैप्टर्स में, तो अगर आपने वो देखा तो आप ये समझ जाओगे। इनकम इफेक्ट क्या है कि वेज रेट बढ़ गई, वर्किंग आवर्स भी आप लोगों के बढ़ गए, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो इंक्रीज होगा ना। क्योंकि अगर कोई पर्सन पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब उसने 12 घंटे स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली सी बात है वेज रेट तो बढ़ा, वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा ना उसका। तो यही हमारा इनकम इफेक्ट है, जो कि नाम से भी क्लियर है कि उसकी इनकम में इफेक्ट आ गया, ठीक है। थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या बताता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें बताता है कि वेज रेट बढ़ा, लेस्योर टाइम कम हो गया, ठीक है, और हायर क्वालिटी ऑफ लेबर जो है वो सप्लाइड होनी स्टार्ट हो गई है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी मैंने बहुत डिटेल में कराया था, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ना इसका कर्व यहाँ बनाया है कि यहाँ पे इसका इनकम इफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और तो ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा गेम थ्योरी, ठीक है। तो गेम थ्योरी हमें समझ लेनी है कि गेम थ्योरी एक्चुअल में है क्या। तो देखो भाई सबसे पहले गेम थ्योरी, नाम से भी क्लियर है, यहाँ पे बात हो रही है गेम की। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं। सो बेसिकली गेम थ्योरी क्या बोलता है, गेम थ्योरी का कहना है, जब गेम से आप समझो, यानी कोई खेल की कोई थ्योरी है ये। गेम क्या है, गेम तो बहुत तरह की होती है जो कि आपने खेली होंगी, लाइक लूडो है, चेस है, या फिर और टेम्पल रन है, ऑनलाइन आजकल हम लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं, या फिर आउटडोर है, या ऐसे है। तो गेम थ्योरी में कोई इंसान जीतता है, कोई हारता है, बस फर्क क्या होता है उसके प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने प्लेयर्स होने चाहिए और कितनी टीम बनी है, या फिर एक जना जीत रहा है या प्रॉपर एक टीम जीत रही है, बस यही सब आपने सुना होगा गेम के अंदर। तो गेम थ्योरी क्या है, या तो कोई जीतेगा या हारेगा, ठीक है, सारे तो नहीं जीत सकते। अ गेम इज द कंटेस्ट इन्वॉल्व टू और मोर कॉम्पिटिटर, ईच ऑफ देम वांट टू विन, यानी कि 2 या उससे ज्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं जो कि उस गेम को जो है खेल रहे होते हैं, ठीक है। और उनमें से विन करने की, यानी जो जीतने की चाह होती है वो सब में होती है, लेकिन जीतता कोई कोई है। टीम होगी तो प्रॉपर ए टीम है, बी टीम है, मैंने यहाँ बनाया भी है। तो गेम टीम को हम यहाँ पे प्लेयर का नाम देते हैं, जैसे ए टीम है या बी टीम है या सी है, डी है, या अनदर कोई नेम रखा है, या फिर कोई 2 बंदे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से बात यहाँ पर आती है। लेकिन जो गेम थ्योरी है उसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो यही समझाया गया कि यहाँ पर जो है 2 या उससे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और तो सब जो है जीतने की चाह रखते हैं। और यहाँ पे जो है गेम टीम के अंदर प्लेयर का नाम दिया गया उनको, और यहाँ पे अलग अलग नाम से भी उनको हम बुला सकते हैं। कॉम्पिटिटर में क्या आता है, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, जैसे कि मैगी है, चॉकलेट है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर की ही बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो मैगी, मैगी में भी कितने सारे, नेस्ले की आ रही है, ये यप्पी आ रही है, ये आपकी पतंजलि आ रही है, पता नहीं क्या बहुत सारी तरह तरह की चॉकलेट आप देख सकते हो, किट कैट है, डेयरी मिल्क है, और पता नहीं तरह तरह की मंच वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेयर इन द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन किस तरीके से रहती है, मतलब उद्देश्य क्या है प्लेयर का, सिचुएशन क्या बनती है। तो सबसे पहले एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम, मिनिमैक्स। मैक्सिमम और एक होता है मिनिमैक्स। तो देखो भाई मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों का यहाँ पर मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन्स, ठीक है।
तो भाई जाहिर सी बात है दो ही कंडीशन बनती है कि मिनिमाइज द मैक्स लॉस और मैक्सिमाइज द मिन गेम, यानी कि मिनिमम गेन्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया गया है कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो वो यही है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बस एक छोटा सा और ये समझ लो कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम क्या चाहते हैं, हमारा गेन हो, ठीक है, और जो हमारा लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है, मिनिमाइज हो। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है आपकी अजम्पशन, जो आपकी बुक में दिया है, मतलब आपकी डेफिनेशन दी गई थी गेम थ्योरी की, और उसके बाद अजम्पशंस दी गई है, बाकी ज्यादा कुछ आपकी बुक में दे नहीं रखा इसके बारे में। तो अजम्पशंस क्या होती है गेम थ्योरी की, भाई कि अगर आप कोई भी गेम थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हो, उस पर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, तो आपको ये वाली अजम्पशन जो आपने माइंड में लेकर चलनी होगी। तो सबसे पहला क्या आता है, ईच प्लेयर हैज अवेलेबल टू हिम a finite number of possible strategies course of action, the list may नॉट बी द सेम ऑफ ईच प्लेयर, यानी कि जो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी हैं, एक है, दो है, तीन है, उस तरीके से होगा। यहाँ पे हर बार जो स्ट्रैटेजी है वो सेम नहीं रहती। द पे ऑफ इट्स फिक्स एंड डिटरमाइन इन एडवांस, यानी कि जो पे किया जाएगा वो पहले से फिक्स रहेगा और डिटरमाइन रहेगा पहले से ही एडवांस में। प्लेयर एक्ट रैशनली एंड इंटेलिजेंटली, यानी कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस तरीके से खेलेंगे, ये नहीं है कि बायसनेस हो जाएगी, ठीक है, कि एक जने को हम जिता रहे हैं दूसरे को कुछ बता ही नहीं रहे, रूल्स ये सब नहीं होगा इसमें। लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ ईच प्लेयर, अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल, चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज नोन एज ईच प्लेयर इज एडवांस, पहले से ही बता दिया जाएगा कि जीतने का अमाउंट क्या है, किस तरीके से हारने का क्या हिसाब किताब है, वो पहले से बता दिया जाएगा, क्योंकि गेम के यही रूल्स होते हैं जो हमें पहले से पता होने ही चाहिए। क्योंकि अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हम उस चीज को लेके ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, गेम को विन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वन प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज गेन एंड अदर अटेम्प्ट टू मिनिमाइज लॉसेज, यानी कि एक प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट कर पाएगा मैक्सिमम गेन को अटेम्प्ट कर पाए, और अदर अटेम्प्ट को वो लॉसेस को जो है वो मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है बोथ प्लेयर मेक द डिसीजन इंडिविजुअली प्रायर टू द प्ले विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम, ये नहीं है कि दोनों आपस में पहले से कम्युनिकेशन करके बैठे हुए हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। बोथ प्लेयर सिलेक्ट एंड अनाउंस द स्ट्रैटेजी साइमल्टेनियसली सो दैट नाइदर प्लेयर हैज एन एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द अदर प्लेयर डिसीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाती हूँ। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो स्ट्रैटेजी है ना सेम टाइम पे चूज करनी होती है। अगर मान लो किसी बंदे ने पहले एक स्ट्रैटेजी चूज कर ली, तो दूसरे या तीसरे बंदे को या टीम को पता चल जाएगा, तो जो स्ट्रैटेजी चूज करने का टाइम होगा सेम टाइम पे होगा, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा। तो यही इसके असम्पशन से, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिया। और एक कॉन्सेप्ट और रह गया, वो समझ लो, उसके बाद ये पूरा तो अब हमें ना एक टॉपिक यहाँ पे ये समझना है, प्रिजनर डिलेमा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जो हमारे दो पर्सन है, मान लीजिए वो दो पर्सन जो है वो कैदी हैं, और ये कैदी की दुविधा एक स्टोरी है बेसिकली, और ये ओलिगोपोली या ओलिगोपोलिस्टिक के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। क्योंकि जो ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट है वो हमारा इसके ऊपर बेस्ड है कि लाइक अगर कोई फ्यू सेलर्स हैं वो आपस में प्राइजेस के ऊपर बड़ी सोचते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो प्राइजेस का जो कंपटीशन है वो काफी हाई लेवल चलता है, ठीक है, वो सोचता है कि वो प्राइस बढ़ाएगा, वो सोचता है वो प्राइस बढ़ाएगा, और आपस में यही इनका चलता रहता है। ओलिगोपोली मार्केट में आपने पहले से भी पढ़ा है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है प्रिजनर डिलेमा, यानी कि जो आपकी कैदी है उसकी दुविधा है बेसिकली ये। तो ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, प्रिजनर डिलेमा इज द क्लासिक कॉन्सेप्ट इन गेम थ्योरी दैट इलस्ट्रेट अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, डू नॉट अचीव द ऑप्टिमल आउटकम फॉर द ग्रुप। लेट्स सॉल्व इनटू द डिटेल ऑफ द प्रिजनर डिलेमा एंड एप्लीकेशन द गेम थ्योरी। बेसिकली ये गेम थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है, एप्लीकेशन करा जाता है, और मैं आप लोगों को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ इसके अंदर कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा है, वो ये समझाने की कोशिश करता है जो हमारे सेलर्स हैं, यानी कि जो हमारी कैदी हैं, मान लीजिए दो कैदी है, उनको पकड़ लिया गया, ठीक है, और उनको अलग अलग कैबिन्स में रख दिया गया। तो अब जो है अब उनसे पूछा जाएगा भाई तुमने जो है दो तरीके हैं, यानी दो केसेस बनते हैं इसमें, कन्फेस का और डॉन कन्फेस का, यानी कि अगर वो अपनी गलती को मान लेते हैं तो यानी कि वो कन्फेस है, अगर वो अपनी गलती नहीं मानते तो यानी कि वो डॉन कन्फेस है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि दोनों के ऊपर, दोनों को अलग अलग जगह पे रखा गया और अलग अलग सवाल पूछे गए कि अगर आप जो है अपनी गलती मान लेते हो तो आपको 1 साल की सजा, और अगर आपका साथी गलती ना माने तो उसको 10 साल की सजा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग, कोई भी केस बन सकता है इसमें, ठीक है, जरूरी नहीं है 10 साल का ही बने, बट ये इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग रख के पूछे गए। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा, हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में सोचता है। भले ही उनको, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे दो पर्सन है, लेट सपोज मैं यहाँ पे राम और सोनू का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि राम जो है अगर वो अपनी गलती मान ले तो उसको 1 साल की सजा, और सोनू अगर ना माने तो उसे 10 साल की सजा,
ठीक है। और इसको अगर मैं रिवर्स बैक कर दूं, यहाँ पर 10 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं, तो दोनों से अलग अलग चीजें पूछी गई। राम से बोला कि अगर तुम कन्फेस कर लेते हो तो 1 साल की सजा, और सोनू अगर नहीं करता तो उसकी 10 साल की सजा। और अगर सोनू कन्फेस कर लेता तो उसको 1 साल की सजा, और अगर राम नहीं करता तो उसको 10 साल की सजा। तो दोनों ने अपने अपने फायदे के बारे में सोचना है, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपनाते हो तो आपकी सजा का लेवल ये है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों जने के पकड़ने का कोई सबूत है ही नहीं, ठीक है, तो सबूत नहीं है तो उनको 2 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। ये तब के केस में है जब उनके पास कोई सबूत नहीं होगा उनको पकड़ने का। लेकिन अगर एक नया कॉन्सेप्ट अगर ये आता है कि अगर ये जो है अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले, यानी म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सोचे, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो दोनों अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं। तो यानी कि ये जो प्रिजनर डिलेमा है, ये कॉन्सेप्ट हमें यही समझाता है कि हम यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं, ठीक है, बजाय कि हम दूसरे के बारे में सोचें। तो यानी कि जो प्रोड्यूसर है, सेम आपके कंपटीशन लेवल में ओलिगोपोली में समझा जाता है कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्राइस की अगर हम बात करें तो वो सोचता है कि वो प्राइस ज्यादा कर रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक दुविधा में फंस जाते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते, भले ही अगर म्यूचुअल बेनिफिट में वो फायदा हो सकता था। वो कैसे हो सकता था? मान लो कि अगर ये लोग ये इस कॉन्सेप्ट को मान ले, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों को अपनी अपनी सजा तो मिलेगी। यानी कि अगर उनको सजा मिलेगी तो मान लो उनको ये सजा मिलेगी कि दोनों को 5-5 साल की सजा मिलेगी या 2-2 साल की सजा मिलेगी। तो दैट मीन्स इस केस के अंदर क्या होगा? कन्फेस का केस बनेगा, ठीक है। और दूसरे के बारे में अगर सोचेंगे तो सजा जो है आपकी जो है। तो बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही समझा कि अगर ये आप म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो इनकी सजा का लेवल कम हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सोचा ही नहीं, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो यही एक दुविधा है हमारे किसकी कॉन्सेप्ट की, प्रिजनर डिलेमा के अंदर जो समझाया गया हमें, ठीक है। तो बेसिकली प्रोड्यूसर पे भी यही अप्लाई होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट नहीं सोचते, भले ही म्यूचुअल बेनिफिट से हमारे उनको फायदा हो सकता है बट स्टिल वो नहीं सोचते। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रिजनर डिलेमा का, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, जो कि आपकी बुक में दिया भी गया था। सो आपका ये यूनिट जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। सो अब वन शॉट आप तक पहुंच जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड